फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी खबर, जहां नीट केस में अब जांच का दायरा बढ़ चुका है। ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। 12 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें डीआईजी, एसपी, 5 डीएसपी और 5 इंस्पेक्टर शामिल है। अभ्यर्थियों का रोल नंबर एनटीए को भेजेगी। एड्रेस पता लगने के बाद पूछताछ की जाएगी। 21 जून को लखीसराय में एक्शन हुआ था। गिरफ्तार सॉल्वर्स को रिमांड पर एसआईटी की टीम लेगी। तो बड़ी खबर, जहां रीनीट फर्जीवाड़ा मामले में लखीसराय से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया था। अब ईओयू के डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 12 सदस्य हैं। डीआईजी, एसपी, 5 डीएसपी और 5 इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो 12 सदस्यों की यह टीम बनी हुई है। बता दें कि अभ्यर्थियों का रोल नंबर एनटीए को भेजेगी ये टीम। एड्रेस पता लगने के बाद पूछताछ होगी। 21 जून को लखीसराय में एक्शन हुआ था। गिरफ्तार सॉल्वर्स को रिमांड पर भी एसआईटी की टीम लेगी। हालांकि जो गिरफ्तार सॉल्वर्स हैं, उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, जो असल कैंडिडेट्स की जगह पर एग्जाम दे रहे थे, जिसमें कई मेडिकल छात्र थे और उनकी जगह पर एग्जाम दे रहे थे। कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन भी किया गया था और बताया गया था कि जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, उसके बाद से और बाकी पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। बता दें कि 30 की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 9 सॉल्वर सदस्य थे जो फर्जी तरीके से एग्जाम में बैठे हुए थे। तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कौन कौन से छात्र थे जो दूसरी जगह पर फर्जी छात्र की तरह वो परीक्षा दे रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं संजीत कुमार। संजीत कुमार की जगह के नाम मंतोष कुमार, जो एमबीबीएस 4th ईयर एनजेएमसीएच का छात्र था, वो एग्जाम जो है वो संजीत कुमार के बदले दे रहा था। इसके बाद बाकी दूसरे नाम पर अगर चर्चा करें तो ये प्रभात की जो जगह है वो यहां पर विवेक कुमार, जो एमबीबीएस 4th ईयर एएनएमएमसीएच का छात्र था, ये एग्जाम दे रहा था। उसके बाद से तीसरे छात्र की बात करें, शुभम कुमार वर्मा, ये वास्तविक छात्र था, लेकिन इसके जगह पर एग्जाम कौन दे रहा है? तो शुभम कुमार की जगह पर एग्जाम हिमांशु कुमार, जो 1st ईयर जीएमसी सतना का छात्र था, वो एग्जाम दे रहा था। इसके साथ साथ बाकी दूसरे नामों की अगर बात करें, ईशान सिंह की जगह पर जो फर्जी छात्र था, जो सॉल्वर गैंग का सदस्य था, वो था सौरभ जीझा, जो एमबीबीएस 4th ईयर एम्स रायबरेली का छात्र था, ये एग्जाम दे रहा था। ऐसे 9 की पहचान हुई है, जिसमें संजीत कुमार, प्रभात अमन, शुभम कुमार, ईशान सिंह, ये असल कैंडिडेट्स, लेकिन इनकी जगह पर दूसरी तरफ जो फर्जी छात्र हैं, उनके हम नाम जो है वो दिखा रहे हैं। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम हमने बताए, जो सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में संधमारी कर सॉल्वर गैंग ने लखीसराय में बड़ी इस टीम को तैयार किया, लेकिन उसे समय रहते नाकाम किया गया। सेंटर पर बायोमेट्रिक टीम ने यह बड़ा खेल किया था। अब बताया जा रहा है कि इनकी कुंडली खंगालने के लिए एसआईटी का गठन भी हो चुका है और इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस का पहुंचना अभी बाकी है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि परीक्षा माफिया ने इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी थी। तो ये डमी कैंडिडेट्स जिनका इस्तेमाल किया गया, सेंटर पर बायोमेट्रिक की टीम ने ये पूरा खेल किया। इसके साथ साथ हसनपुर से इस खेल की शुरुआत की गई। हसनपुर +2 स्कूल पर गड़बड़ी की खबर मिली। मयंक कश्यप फर्जी बायोमेट्रिक स्टाफ इस दौरान बना और कई अन्य परीक्षार्थी सेंटर पर यह पूरी जो टीम है वो पहुंची। मयंक पीएमसीएच में एमबीबीएस 4th ईयर का छात्र बताया जा रहा है। अर्पित राज और रंजीत कुमार, दोनों सेटर, इस पूरे मामले में निकल करके सामने आई। संगठित नेटवर्क का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो सॉल्वर गैंग किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बना रहा, अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई जो सवाल हैं वो खड़े हुए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली से जो तस्वीर सामने आई है वो न सिर्फ इन दावों की हवा निकाल रही है, बल्कि तस्वीर देखकर हर कोई कह रहा है कि हे भगवान, एक ऐसी व्यवस्था है। दावा है कि अस्पताल में टूटी हुई हड्डी के इलाज के लिए जरूरी स्लिपलिंट या ऑर्थोपेडिक सामग्री तक उपलब्ध नहीं थी।
ऐसे में डॉक्टरों ने मरीज के पैर को बेकार पड़े कार्टन के सहारे बांधकर प्राथमिक उपचार किया। जी हां, कार्टन के सहारे टूटे पैर को बांधा गया, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में किस तरीके से हाईटेक इलाज किया जा रहा है। सोचिए, इतना सस्ता इलाज दुनिया के किसी भी कोने में आपको नहीं मिलेगा। इलाज के तरीके पर लोग माथा पीट रहे हैं, फिर भी डॉक्टरों का दावा है कि मरीज को तत्काल राहत देने और हड्डी को स्थिर रखने के उद्देश्य से यह तत्कालिक व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, टूटे पैर को किस तरीके से कार्टन से बांधा गया है और अस्पताल में कोई इलाज का सामान नहीं था, लेकिन क्या इसी कार्टन के भरोसे मरीजों का इलाज होगा? ऐसे कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो हादसे के बाद से अस्पताल पहुंचा था, लेकिन इस इलाज की तस्वीर आप जरा देख लीजिए कि कितनी बड़ी लापरवाही, और आप समझ सकते हैं कि इस मरीज का हाल क्या हुआ होगा और किस तरीके से इसे सपोर्ट दिया गया था। तो देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर देख लीजिए। पूर्वी चंपारण के सुगौली से तस्वीर सामने आई है और तस्वीर देखकर हर कोई माथा ही पीट रहा है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, जहां पर प्लास्टर होना चाहिए था वहां पर एक कार्टन लगा दिया गया है। क्या इस सपोर्ट के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था काम कर रहा है, जो सपोर्ट इस टांग को दी गई है? बेहतर हो, इसको लेकर खर्च करती है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की यह तस्वीर जो है शर्मसार भी कर रही है। सुगौली पीएचसी की तस्वीर है, जहां पर एक घायल व्यक्ति को जब अस्पताल लाया गया तो वहां पर जो है उसको ठीक से प्लास्टर करने के बजाय दोनों तरफ से कार्टून से उसको बांधा गया। तो वैसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर ने दावा जरूर किया है कि दर्द की दवा जरूर हमने दे दी थी, लेकिन प्लास्टर सही रहने, पैर सही रहने के लिए दोनों तरफ से कार्टून लगाए गए थे, उनकी दलील है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है कि आखिर अस्पताल में जब पैर टूटे या हाथ टूटे उसके लिए प्लास्टर के बजाय कार्टून का इस्तेमाल करना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये बड़ा चर्चा का विषय है। और इसका वीडियो भी बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि आखिर किसी अधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग से के अधिकारी से कुछ बातचीत हो पाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए अस्पताल के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर रिजवी, जो वर्तमान में उस समय मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दर्द की सुई हमने जरूर दे दी थी और बैंडेज कर दिया था, लेकिन पैर एक जगह अस्थिर रहे, इसको लेकर हमने कार्टून को बनवाया था। तो ये उनका दलील अजब गजब का दलील है कि आखिर कार्टून से पैर को कैसे अस्थिर रखा जाएगा, इसको प्लास्टर ठीक ढंग से क्यों नहीं किया गया। आखिर जब पैर में चोटें आई थी या टूटी थी तो उसको कार्टून से कैसे ठीक हो गया, ये बड़ा चर्चा का विषय है। तो अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है, ये तस्वीर हैरान करने वाली तस्वीर जो है मोतिहारी के सुगौली पीएचसी की तस्वीर है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब देखिए, कई सवाल भी है। सवाल है कि सरकारी अस्पताल कितने आखिर बदहाल है, क्या ऐसी ही व्यवस्था के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है? और सवाल है कि अस्पताल में इलाज के सामान्य संसाधन मौजूद क्यों नहीं है? सरकारी अस्पताल में जुगाड़ के भरोसे आखिर इलाज कब तक होता रहेगा? तो सरकारी अस्पताल कितने बदहाल हैं उसकी बानगी आपने देखी, और ऐसे में सवाल की क्या अस्पताल में इलाज के लिए सामान्य संसाधन तक उपलब्ध नहीं है? बढ़ते आगे, बिहार में जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली शुरू होने वाली है और इसको लेकर बिहार लोक भवन ने फाइनली ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट तैयार कर लिया है। इसके तहत विश्वविद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेजों में अब रेगुलर बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। यानी नेट, पीएचडी के साथ लिखित और साक्षात्कार परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकेगा। रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। बिहार में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं और अब सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर बहाली नहीं होगी, बल्कि अभ्यर्थियों के लिए अब इम्तिहान पास करना अनिवार्य हो गया है। बिहार लोक भवन ने इसको लेकर ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट 2026 तैयार कर लिया है और इसके अनुसार सहायक प्रोफेसर के लिए नेट, पीएचडी के साथ साथ लिखित और मौखिक परीक्षा देनी होगी। बिहार लोक भवन इसको लेकर लगातार तैयारी में जुटा हुआ था और बता दें कि बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। यानी जो 208 डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय कॉलेज हैं उसमें अब बड़े पैमाने पर
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होनी है, जिसको लेकर ड्राफ्ट स्टैट्यूट तैयार किया गया है और लोक भवन जल्द ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सूचना देगा। उसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग वैकेंसी जारी करेगी। बता दें आपको, लिखित परीक्षा जो है व्याख्यात्मक होगा और इसका पाठ्यक्रम संबंधित विषय की यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा गया है। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें 175 अंक लिखित और 25 अंक मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा में पढ़ाकर अपनी टीचिंग स्किल भी साबित करनी होगी। यानी अब जो इंटरव्यू देंगे उसके बाद उनको अपने इंटरव्यू पैनल के दौरान टीचिंग स्किल भी साबित करना होगा। इंटरव्यू के लिए निर्धारित 25 अंक में 13 अंक केवल ऑन द स्पॉट टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए निर्धारित किया गया है और इसको लेकर बोर्ड के सामने जो है अपनी टीचिंग स्किल क्षमता दिखानी होगी। और इस दौरान जो है वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और सभी नियमावली लगभग बनकर तैयार है। जल्द ही बिहार लोक भवन जो है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को रिक्तियां भेजेगा और उसके बाद जो है एक तरह से बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग फाइनल वैकेंसी निकालेगी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी बिहार लोक भवन और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के साथ कई बार बैठक हो गई है और कुलाधिपति ने इस पर अंतिम फैसला लिया है कि अब बहाली प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए जाएंगे। सिर्फ साक्षात्कार नहीं बल्कि अब इम्तिहान भी देना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बाढ़ से बड़ी खबर, चाहे कुख्यात गैंगस्टर सोनू मोनू के पिता और वकील प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ रामकृष्ण के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली प्रमोद सिंह अपने घर पर हैं, पुलिस की भारी भरकम टीम मौके पर आदम की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर बाद में फायरिंग की भी घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें एक बाइक भी जब्त की गई थी। लेकिन प्रमोद सिंह ने 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर बाइक को जबरन पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसके बाद पुलिस सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी। तब घर में घुसने से पहले पुलिसकर्मियों को अपनी तलाशी देनी पड़ी थी, जिसको लेकर खूब बवाल मचा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले का भी एक वीडियो सामने आया था, जब सोनू मोनू के घर पर पुलिस पहुंची थी, जब तलाशी भी देनी पड़ी थी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। और इस पूरे मामले को लेकर के अब प्रमोद की गिरफ्तारी हुई है। आरा में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब न्यायिक जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष विनोद सिन्हा के अलावा भोजपुर के एसपी भी पीड़ित परिवार से मिलने और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि न्याय आयोग की जांच से क्या न्याय मिलेगा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो पुलिस 60 दिन पहले बिलौटी गांव में भरत का एनकाउंटर करने पहुंची थी, अब वही पुलिस भरत की मौत के पीछे की हकीकत की पड़ताल करने में जुट गई है। जो भरत अपने गांव और समाज के लिए न्याय की मांग करता हुआ मारा गया, अब उसी की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां भरत एनकाउंटर मामले में जांच के लिए लगातार जांच टीमों का दौरा हो रहा है। बुधवार रात भोजपुर के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, एक एक सदस्य की बातों को गंभीरता से सुना और जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। तो बता हम लोग सकते नहीं मांगे आपसे, सुनने आए, है हम अपनी बात को बताने नहीं आए, हम आपकी आपको बहुत ऐसा सोचना सर, हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको आप नॉलेज धोखा तक नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन सम्राट कैबिनेट की तरफ से गठित न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया। इसके बाद विनोद सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रुख एकदम साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही दोषी प्रशासन के ही लोग क्यों ना हो। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उमड़ा जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यायिक आयोग ने भी जांच शुरू कर दी। अब सवाल है कि क्या न्यायिक आयोग से भरत को न्याय मिलेगा।
और मिलेगा तो कब तक? आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में कोचिंग विवाद से शुरू हुआ मामला अब कानूनी लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप और हत्या की साजिश के दांव तक पहुंच गया है। एक तरफ इस मामले में रोशन आनंद के सहयोगियों को कोर्ट से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ खान सर की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं। वहीं रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोचिंग विवाद में खूनी मोड़, फैजल खान पर हत्या की साजिश का आरोप, रोशन आनंद और सहयोगियों को जमानत, फैजल खान की लगातार बढ़ रही आफत। शनिवार को होगी अगली सुनवाई, केस डायरी ने फिर मुश्किलें बढ़ाई। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में कानूनी लड़ाई अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। कोर्ट से जहां रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को पटना सिविल कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई, खुद रोशन आनंद को अदालत से पहले ही बेल मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ फैजल खान की कानूनी जंग लगातार उलझती जा रही है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान के मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस ने अदालत के सामने जो केस डायरी पेश की उसमें पूरी जानकारी ही गायब थी। अधूरी केस डायरी को देखकर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मामले की पूरी केस डायरी तलब की है। अब सबकी नजरें शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। जज साहब ने कहा कि मैं अपने खुद मांग लेता हूं अप टू डेट केस डायरी। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई है जज साहब के द्वारा और उसको सैटरडे को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद ने इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने हड़कंप मचा दिया। रोशन आनंद का सीधा बड़ा दावा है कि उन्हें जानबूझकर एक साजिश के तहत पहले जेल भिजवाया गया ताकि वे बाहर रहकर अपने भाई की ढाल ना बन सकें, और इस पूरी खूनी साजिश के पीछे रोशन आनंद ने सीधे तौर पर फैजल खान का हाथ होने का संगीन आरोप लगाया है। दुनिया जो भी माने, लेकिन हमारा ये मानना है और हम इस चीज को आने वाले दिनों में साबित करके रहेंगे, हमारे भाई की हत्या के पीछे फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक। एक तरफ कोर्ट में अधूरी केस डायरी का पेंच और दूसरी तरफ भाई की हत्या का सीधे तौर पर लगा गंभीर आरोप। कोचिंग की साख से शुरू हुआ ये विवाद अब एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री के जाल में फंसता नजर आ रहा है। देखना होगा कि शनिवार को कोर्ट की सुनवाई में आगे क्या मोड़ आता है। न्यूज़ 18 के लिए कुमार अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गया जी से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक निलंबित किए गए हैं। सुदर्शन प्रसाद सिंह सस्पेंड किए गए हैं। कैदियों से साठगांठ का आरोप है, उपाधीक्षक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो गया जी से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक निलंबित किए गए हैं, सुदर्शन प्रसाद सिंह सस्पेंड किए गए हैं। कैदियों से साठगांठ का आरोप है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली से जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दावा है कि अस्पताल में और ये खबर पटना सिटी से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां पर नकली सामान बनने के धंधे का खुलासा हुआ है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने और बेचने की सूचना पर माल सलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज मंडी स्थित एक गोदाम में पटना सिटी अनुमंडल प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में तैयार माल, रैपर, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। यहाँ पर साइट्रिक एसिड, केवड़ा जल, गंगा जल ब्रांड के उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने इसके साथ ही चौक थाना क्षेत्र स्थित आवासीय परिसर में भी छापेमारी की। इस धंधे में शामिल सभी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं विनय जायसवाल, उनके द्वारा एक ये है साइट्रिक एसिड जोकर ट्रेडमार्क के नाम से बिकता है, तो उसकी डुप्लीकेसी करके बनाई जा रही थी और उसकी बेची जा रही थी, ऐसा कंप्लेंट हम लोग को मिल रहा था। इसी क्रम में हम लोग उनके शॉप, मारूफगंज स्थित शॉप पर, गोडाउन पर और उनके आवास पर छापेमारी किए हैं और तीनों जगह से वो निर्मित जोकर कंपनी का जो साइट्रिक एसिड है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा डियर कंपनी का जो केवड़ा जल है और ये गुलाब जल है वो प्राप्त हुआ है
और वो भी माय डियर कंपनी के नाम से ही लोग बना करके बेच रहे हैं। और उसके बाद मीठा जल है वो मुगलई का, वो भी इनके दुकान से बरामद हुआ है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पथाई प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला सुरक्षा गार्ड के साथ कथित छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोपी के अस्पताल में एम्बुलेंस सहायक के पद पर कार्यरत शिवम कुमार लंबे समय से महिला गार्ड पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार महिला गार्ड अस्पताल में नियमित रूप से अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान एम्बुलेंस सहायक शिवम कुमार ने अभद्र टिप्पणी की। महिला गार्ड ने शुरुआत में मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार की जा रही हरकतों के बाद उसने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर महिला गार्ड ने अस्पताल परिसर में ही शुभम कुमार की लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। घटना का वीडियो भी किसी ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इस संबंध में किसी पक्ष की तरफ से थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है। भोजपुर से बड़ी खबर, जहां बकाया पैसा मांगने के विवाद में हत्या हुई है। युवक चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मजदूरी युवक चंदन करता था, बकाया पैसा मांगा तो गोली मार दी गई। पूरे मामले की पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र में गोली मारी गई। नवादा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। 2 मिनट कहा था कि 2000 पैसा मांगला था, कहा था कि दे पगली 2000 पैसा गल के हमने देबे ओकरा पैसा। काहे पैसा मांगले रहो? पिए खाती का तो ओकरा से मांगला ना था, उ कहा था कि दे हम देबो पैसा गल के ना चार किने के बाद ना देबो पैसा का दे दे पगली हम काल चार किनवा दे। खाली दे के फिर खाली बोलौला सा कि आवे तो से काम बस चलावे लगे। पैसा देला के 2000? हां 2000 लेला तो अभी पगली बड़ा के ना हो। ज्यादा देर नहीं हो रहा है। ये उनसे आया, उन सुनने में फोन आया, उनसे कहती हो गया गोली मार दी। हम तुरंत ले जस्ट हो गए तो देखे तो ऐसी भेजा। कौन गोली मारने वाला कौन है, पहचानते हैं? ना हमने के चिन्ह तो बारे में कुछ जानता ही नहीं कि हमरा तो कैसे पहचान। तो पहले से भी मैंने पैसा बकाया पैसा को मैं बोला बोली पहले। सिवान से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के ही लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोड़िया गांव की एक घटना सामने आई है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोतिहारी में ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए 4 लोगों को बचाने के लिए पर्दे के पीछे लाखों रुपए का खेल खेला गया। मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिकायत डीजीपी कार्यालय तक पहुंच गई। इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच ईओयू को सौंप दी गई है। कुछ दिन पहले पटना से लौट रहे 4 कथित ड्रग्स तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पहले सिटिंग गेटिंग का खेल शुरू हुआ। तस्करों को राहत दिलाने के नाम पर मोटी रकम की मांग की गई। आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए भी लिए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों से सोने की चेन भी ले ली गई। हालांकि रकम और गहने लेने के बावजूद मामला पूरी तरह दब नहीं पाया। जब मामला एसपी तक पहुंचा तो उन्होंने प्रभारी को जमकर फटकार लगाई।